ऑल राइट एवरीवन। सो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोरॉन के हाइड्राइड तक का, मतलब सिर्फ बोरॉन ही नहीं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब के हाइड्राइड कैसे बनते हैं। स्पेसिफिकली मैंने आपको समझाया था कि बोरॉन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें भी मैंने आपको दो तरह के बोरेन के स्ट्रक्चर बताए थे, निडोबोरेन एंड रैक्नोबोरेन। BnHn+4 एंड BnHn+, कौन ज्यादा स्टेबल है? BnHn+4 ज्यादा स्टेबल है। यहां तक मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, ध्यान है? सो आज की क्लास में मेनली डिस्कस्ड होंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। यही हमेशा करना होता है, सारे ब्लॉक में फर्स्ट टू एलिमेंट्स के ही कंपाउंड को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। तो देखो, जब कंपाउंड्स के बारे में बात आएगा तो सबसे पहले एलिमेंट बोरॉन को ही समझ लेते हैं ढंग से। तो लिखो, देखो बोरॉन का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसमें क्या आता है बेटा? 2s2 2p1। क्या 2d इसमें होता है क्या? नहीं होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है क्या? वेकेंट डी का कोई प्रेजेंस नहीं है क्या? क्या बोरॉन की एबिलिटी है पाई बॉन्ड बनाने की? बिल्कुल है, क्योंकि बोरॉन सेकेंड पीरियड का है और हमने देखा है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे ये बैक बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड बना सकता है। ये सो नो? इसलिए बोरॉन की केमिस्ट्री बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ी अलग होती है। इनफैक्ट हर बार आप देखोगे तो जो सबसे पहला मेंबर है अपने ग्रुप से काफी ज्यादा डिविएट करता है। इसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर। सो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं? ये सारे कंबाइंड रीजन: स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, its ability to form effective pi bond, p pi bond makes it different from the rest of the group members। लिखो हेडिंग डाल के, एनॉमलस, एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस का मतलब अलग बिहेवियर, जिसको बोलते हैं ग्रुप से अलग थोड़ा। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। लिखो, बोरॉन हैव स्मॉल साइज, boron have small size, high electronegativity, do not have vacant d orbital। ब्रैकेट में लिख लेना 2d, उसके पास 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड इट कैन फॉर्म इफेक्टिव p pi बॉन्ड। इट कैन फॉर्म इफेक्टिव p pi बॉन्ड। Due to these properties, boron differs from rest of the members। बोरॉन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि अगर आप बोरॉन, सिर्फ बोरॉन की बात करो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली बहुत ज्यादा होता है। क्या आपको ध्यान है? क्या आपको ध्यान है? बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, मतलब डिग्री सेल्सियस में भी नियरली 2000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा था। ध्यान आ रहा है क्या? बोलो। ठीक है, लिखो, आगे लिखो। Boron is relatively less reactive due to very high melting point, very high melting point, high ionization energy, got it? बहुत ज्यादा इसका बॉन्ड। अच्छा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन का एग्जिस्टेंस एनसीईआरटी में रिपोर्टेड है।
लिखा हुआ है आइकोसाहेड्रल, जिसको कोवलेंट बॉन्डिंग से आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। इनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड, मैंने बोला पूरी फैमिली ही कॉम्प्लिकेटेड बॉन्डिंग से भरी हुई। ठीक है, तो लिखो इन क्रिस्टलाइन फॉर्म बोरॉन एग्जिस्ट इन B12 यूनिट, B12 आइकोसाहेड्रल। आइकोसा किसको बोलते हैं भाई? आइकोसा किसका नाम होता है? ना ना ना, आइकोसा का मतलब क्या है? नेमिंग का ये वर्ड है, आइकोसा का मतलब क्या है? आइकोसा, इफ आई एम राइट, इट रिप्रेजेंट्स 20 फेस। जैसे ऑक्टाहेड्रल आप बोलते हो, कितने फेसेस हैं? 8। टेट्राहेड्रल, वैसे आइकोसा स्टैंड्स फॉर 20। इफ आई एम राइट, यू गाइस कैन चेक इट। आइकोसा का मीनिंग क्या होता है नॉमेनक्लेचर में? चेक करो। कितना होता है? 20। गॉट इट ना? तो जैसा मैंने बताया, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है किसका बेटा? बोरॉन का। तो आइकोसाहेड्रल का मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाता है उसमें 20 फेसेस हैं। लिखो ये बात, ब्रैकेट में लिखो आइकोसाहेड्रल, B12 आइकोसाहेड्रल फॉर्म मींस, आइकोसाहेड्रल का मतलब क्या हुआ? 20। गॉट इट ना? जैसे डेका का मतलब क्या होता है? 10। आइकोसा का मतलब 20 होता है। ये नॉमेनक्लेचर से डिराइव्ड है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पॉइंट बिल्कुल अप करके रखो, उसके बाद 5 पॉइंट नीचे, मतलब पेंटागन जैसे बनाते हो। बात नहीं बच्चों बिल्कुल। ये पॉइंट्स बोरॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, सब बोरॉन है। ये मैंने बस एक लेयर बताया, अगला देखो ऐसे होता है। फिर एक नीचे। सो बेसिकली एक पॉइंट ऊपर, पेंटागन पेंटागन, देन एक पॉइंट नीचे। और देखो कैसे कनेक्टेड होते हैं। दिस वन इज कनेक्टेड विथ ऑल 5 ऑफ देम। ऐसे नहीं लग रहा है पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर ऊपर सिर्फ इतना पार्ट? ऐसे ही पेंटागोनल पिरामिडल नीचे का भी पार्ट है। और फिर इसमें से एक पॉइंट दो दो के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रायंगल बनाते हैं। हर एक पॉइंट अगले दो के साथ, ये पॉइंट अगले दो के साथ। अब वो स्ट्रक्चर थोड़ा मुझे ड्रॉ करने में तकलीफ आएगी बच्चों, सो आई होप कि आप समझ रहे हो। ऐसे करके एक्सटेंड करते जाएंगे। तो मतलब देखो 5 फेसेस तो ऊपर हो गए, 5 यहां नीचे हो गए, 10, और बाकी 10 यहां प्रेजेंट होते हैं। इन पांचों पॉइंट्स है ना, इनके कलेक्शन को, एक पॉइंट को पकड़ के दो, मतलब हर बोरॉन 5 लोगों से जुड़ा रहना चाहिए। देखो ये 3 से जुड़ा है ऑलरेडी, 2 से यहां जुड़ जाएगा, 2 से जोड़ना है इसको। इसलिए मैं डॉटेड दिखा रहा था, वरना सब एकदम क्लमजी लगने लगेगा। ठीक है, एवरी बोरॉन इज अटैच्ड विथ 5 डिफरेंट बोरॉन। अब ये सोचो मैं क्यों बोल रहा था कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि नॉर्मल बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो भाई नॉर्मल बॉन्डिंग करता तो 3 ही लोगों से जुड़ा रहता है ना, कितनों से जुड़ा है? इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी फॉर पॉली एटॉमिक रेंज में घुसना पड़ेगा, जो कि हमारे +2 के सिलेबस के रेंज से ही बाहर है। तो सिर्फ इतना ही जानना है कि B12 स्ट्रक्चर्स में ये एग्जिस्ट करता है, आइकोसाहेड्रल होता है। बस इतना बहुत है आपके लिए, नोट कर लो। हाँ, ये डायग्राम बस ऐसे रफ स्केच करके बना लो, रफ स्केच करके बना लो बेटा। मतलब वही जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, शुरू ऐसे ही करना है, एक पॉइंट, फिर पेंटागन, फिर दूसरा पेंटागन, फिर एक पॉइंट बीच में। बेटा देखो कैसे मैं समझाऊं, अब उसके लिए मुझे जैसे मान लो एक पॉइंट पकड़ लो बीच का, ठीक, ये पेंटागन है, फिर हर पॉइंट के एक एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा नीचे के लिए। नाउ कनेक्ट दीज पॉइंट्स विद 2 ऑफ देम, एंड द नेक्स्ट will be again connected with 2 of them, and that's how the whole structure will be drawn. मैं आपको ना डायग्राम एक भेजता हूँ ग्रुप में, आप थोड़ा और कोरिलेट कर पाओगे ये कैसे है। मैं इमेज एक भेज देता हूँ, देखो अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है।
समझ आ जाए, वेल एंड गुड। या आप नॉर्मल गूगल करके भी सर्च करोगे तो आपको आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ B12 आ जाएगा। वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिया आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। नहीं, इधर इधर ये वाला देखो, वो तो पूरे यूनिट को दिखता है। बोरॉन सिर्फ 12 हैं, लेकिन सोचो फेसेस कितने हैं टोटल। ठीक है, गॉट इट, गॉट द करेक्ट पिक्चर। ठीक है, बस पेंटागन और एक पॉइंट नीचे करके कम से कम ऊपर और नीचे वाले तो कनेक्ट कर लो, मतलब ये टॉप वाला इनके साथ कनेक्ट कर लो, इनको डॉट 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 करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर ऑल कनेक्टेड एंड जस्ट राइट अ की पॉइंट हियर दैट देयर आर टोटल 20 faces। सारे ट्रायंगल्स ही हैं, सारे ट्रायंगल्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ वाला था, मैंने आपको बताया, जैसे ये 2 पॉइंट से जुड़ा है, ऐसे ये पॉइंट भी एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है। दिस इज अगेन कनेक्टेड विद दिस एंड दे वर कनेक्टेड। तो ऐसे करके देखो, ये 1 2, ये 3, ऐसे कर दे। एक ट्रायंगल अप, एक ट्रायंगल डाउन, एक ट्रायंगल अप, एक ट्रायंगल डाउन, ऐसे करके 10 फेसेस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके बेटा, चलो हो गया, बस इतना ही जानना था इसके बारे में, बोरॉन का आइकोसाइडल। और मैंने आपको बताया कि इसका आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसलिए नॉर्मल ये रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है? नहीं। फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल्स में से एक है, एंड फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी भी बहुत कमजोर होती है, आपस की एफ एफ बॉन्ड एनर्जी बहुत कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि एफ एन एफ में लोन पेयर सेकेंड पीरियड एलिमेंट में इनको अच्छे से ओवरलैप करने ही नहीं देते। ये जो ओवरलैपिंग है ना, इसमें ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं लोन पेयर, ये रिपेल करते हैं, तो ये खराब ओवरलैपिंग होता है। इसलिए फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। जितने भी नॉन मेटल नोन है उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन। सो फ्लोरीन, ये एबिलिटी बोरॉन की नहीं है, ये एबिलिटी फ्लोरीन की है, जो फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे भी बोरॉन के साथ रिएक्ट कर जाता है। सो बोरॉन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन एंड फॉर्म्स BF3। राइट इट डाउन, लिखो, आगे लिखो। इट रिएक्ट्स विथ fluorine at room temperature. It reacts with fluorine at room temperature. It reacts with chlorine on heating. It reacts with chlorine on heating and bromine also on heating, BBr3। बट आयोडीन के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता है। ऐसे बोरॉन प्लस गर्म करने पे ऐसा है BBr3, बट बोरॉन प्लस आयोडीन कोई रिएक्शन Bi3 नहीं बनता है। इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज पॉजिटिव, बाकी सबके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? नेगेटिव। तो फिर आप कहोगे सर जब ये बनता ही नहीं है BI3,
तो आप कैसे लुईस एसिड में कंपैरिजन करा रहे थे? फिर तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए बोरॉन आयोड ट्राइआयोड। तो देखो मैंने ये नहीं बोला कि Bi3 नहीं बनता, मैंने क्या बोला, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ आयोडीन ऑन हीटिंग टू फॉर्म Bi3। तो यानी Bi3 को बनाने का हमारे पास ऑल्टरनेट रूट है। कैसे? जब NaBH4 को सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड को गर्म करते हैं आयोडीन के साथ, तब बनता है ये Bi3 और NaI plus HI। That's how it is formed। नोट करके लिखो, बोरॉन आयोडाइड is prepared boron iodide is prepared by heating boron iodide is prepared by heating sodium borohydride NaBH4 और लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH4, मतलब BH4 यूनिट का होना जरूरी है। देख लिया, NaBH4 और LiBH4 विथ एलिमेंटल आयोडीन I2 के साथ, मतलब लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 को सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH4 है। गॉट इट? तो जब आप आयोडीन के साथ गर्म करोगे तो बोरॉन Bi3 बनाएगा एंड आयोडीन इधर आ गया, और यहाँ NaI में भी HI के साथ भी, क्योंकि Na प्लस के साथ और H प्लस के साथ नेगेटिव सिर्फ एक ही है, कौन है? I। तो सबके साथ वही आयोडीन आयोडीन ही लगा रहेगा। क्या समझ में आया कैसे बनाते हैं? ओके, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो मैंने बोला कि बोरॉन ऐसे तो बहुत इनर्ट है, लेकिन नॉन मेटल्स, बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन के साथ रूम टेम्परेचर पे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ गर्म करने पे, एंड आयोडीन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। अल्टरनेट रूट से हम Bi3 को बनाते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन आएगा, सर इसके बाद और कोई नॉन मेटल जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, इसके बाद कोई और नॉन मेटल जो, और मतलब इसके बाद जो पावरफुल है हेलोजेंस के बाद, तो हेलोजेंस के बाद ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल में कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग चीज कि ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी इतना खराब नहीं है जितना हेलोजेंस के होते हैं। क्यों? हेलोजेंस के बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए बड़े आराम से टूट सकते हैं। खूब सारे लोन पेयर प्रेजेंट है भर भर के, जिसके वजह से ये बॉन्ड को भी अच्छा नहीं बना। तो सबसे कमजोर बॉन्ड हेलोजेंस के होते हैं, इसलिए हेलोजेंस आर वेरी वेरी रिएक्टिव। हेलोजेंस बोल रहा हूं, हेलाइड नहीं बोल रहा हूं, F2Cl2Br2I2 को बोल रहा हूं। इसलिए तो ये काफी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? तो इसलिए फ्लोरीन बहुत बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, सभी से रिएक्ट करता है यार फ्लोरीन। अच्छा जी, चलो फ्लोरीन क्लोरीन के बाद फिर मैंने बताया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, ओ डबल बॉन्ड ओ। क्या इसका बॉन्ड इतना आराम से टूटेगा? बिल्कुल नहीं, ये बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी भी ज्यादा है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, ट्रिपल बॉन्ड, कि ये तो कई रिएक्शन में ना नोबल गैसेस के जगह सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि ये इतना कम रिएक्टिव है। इसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता ही नहीं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट कंबाइन टुगेदर ऑन हीटिंग, यू नो दैट। ये 500, 600, 1000, 1500, 2000 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तब थोड़ा फर्क पड़ना शुरू होगा। So they mainly react near to 2500 to 3000 डिग्री सेल्सियस, एंड थैंक गॉड। नहीं तो सोचो एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम क्या है? नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन तो 20% है ना, 78, 79 तो कौन है?
और अगर ये रिएक्ट कर जाते इतना आसानी से तो पता चला कि सब कंबाइन ही कर गए होते, हमें जीने के लिए कुछ नहीं बचता, फिर हम नाइट्रोजन इनहेल करने वाले स्पीशीज बन जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है। पूरी साइकिल ऐसे डेवलप्ड है कि ऑक्सीजन का ही इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, कंबशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो हमारे बॉडी में चीजें होती हैं वो सब के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो बहुत अच्छे से नेचर ने बैलेंस बना के रखा है। इस बात को ध्यान में रखोगे तो आप कई सारी प्रॉपर्टीज को आगे चल करके कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। तो हेलोजेंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ऑक्सीजन उनसे कम है, नाइट्रोजन तो इनर्ट जैसा बिहेव करता है ना। तो नेचुरल सी बात है, हेलोजेंस के बाद सेकंड मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए इसको गर्म ही करना पड़ता है, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है। लिखो, बोरॉन रिएक्ट्स with oxygen at higher temperature. Boron reacts with oxygen at higher temperature, room temperature पे नहीं करता है। And boron reacts with nitrogen at even higher temperature, even higher, क्योंकि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है। तो जब बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? B2O3, हमें पता है sp ऑक्साइड बनते हैं। एंड बोरॉन अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? BnX, BnX। BnX इसलिए लिख दिया कि ये नॉर्मल कोई यूनिट फॉर्म नहीं है कि जैसे N2 आप बना लेते हो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे नहीं बनाओगे B ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होता है। BnX का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ऐसा होता है बोरॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देन बोरॉन देन नाइट्रोजन देन बोरॉन, इनके बीच में पहले नॉर्मल बॉन्डिंग, फिर बैक बॉन्डिंग क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, एंड फिर ये एक्सटेंड करता है। तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट अ यूनिट थिंग, जिसको इसलिए यहां सॉलिड लिख लो और ये भी सॉलिड लिख लो। ये इस बात को रिजेंबल करता है कि ये सब नेटवर्क स्ट्रक्चर हैं, दे आर नॉट एज सिंपल एज HCl बना देते हैं, HCl H2SO4 बना देते हैं कि ये बन गया खत्म हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर इनका नहीं है। दे आर नेटवर्क सॉलिड, ये इतना सिंपल बॉन्डिंग नहीं है। तो इनके भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या तरीका है पहचानने का नेटवर्क सॉलिड का? उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड के आसपास या उससे भी बेटर होता है। डायमंड या 3000 डिग्री सेल्सियस पे भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वहीं उसका एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं CO2, वो तो रूम टेम्परेचर क्या माइनस में कई बहुत नीचे जाएंगे तो भी वो गैस के फॉर्म में होता है। तो आप इमेजिन करो, जबकि डायमंड उसमें भी कोवेलेंट, तो वो नेटवर्क सॉलिड है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवेलेंट से जुड़ा, वो तीसरे से जुड़ा, वो चौथे से जुड़ा, वो पांचवे से, ऐसे चलता रहेगा। सारे रियल बॉन्ड है। जब आपको इसको गैस में बदलना है तो सब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एंड कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना, और अगर वो स्ट्रांग है, हेलोजेंस की तरह वीक नहीं है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है। इसलिए जितने नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। सो दीज आर नेटवर्क सॉलिड गाइस। ओके, BnX यहाँ पे सिर्फ दो, एक बोरॉन एक नाइट्रोजन का सिंपल बॉन्डिंग नहीं है। लिखो ये बात, BnX is a network covalent solid. It does not exist in molecular form. Molecular form मतलब यूनिट के फॉर्म में। Boron nitride is a network covalent solid. Network covalent solid like graphite. Graphite भी network covalent solid होता है। लिख लिया बेटा? सभी ने लिख लिया? यहां तक क्लियर हो गया? तो बोरॉन हेलोजेंस के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इनके साथ रिएक्ट किया। गॉट इट? अब बढ़ते हैं, क्या बोरॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा? अगेन मेटल के साथ डिपेंड करता है कौन सा है। जैसे एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उनके साथ रिलेटिवली उतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही रिएक्शन तुम करा रहे हो मैंगनीज के साथ, क्रोमियम के साथ,
तो उनके भी अपने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, वो भी नेटवर्क सॉलिड होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसलिए डिपेंड करता है कौन सा मेटल है। सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, खास करके हैवी मेटल, सिल्वर और इन सब के बोरॉइड एग्जिस्ट। लिखो, बोरॉन ऑल्सो रिएक्ट्स विथ metals at a higher temperature. Boron also react with metals at a higher temperature except the metal of group number 11, 12, 13, 14, 15. ग्रुप नंबर 11 से लेकर के 15 तक के हैवियर मेटल, ब्रैकेट में लिख लेना हैवियर मेटल्स। ग्रुप नंबर 11 में हैवियर मेटल कौन है? 11वां ग्रुप कौन सा है बताओ? अरे पहले दोनों तो एस ब्लॉक के हो गए, उसके बाद 8 और जोड़ लो उसमें। 8 मतलब कहां तक पहुंच गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहां तक रिएक्शन करता है। निकल के बोराइड्स मिलते हैं। निकल के आगे क्या है? तो 11वां 12वां यानी कॉपर एंड जिंक वाला ग्रुप। तो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ रिएक्ट करता है, उनके नीचे वालों से नहीं रिएक्ट करता है। सिल्वर गोल्ड से रिएक्ट नहीं करता है, कैडमियम मर्क्यूरी से रिएक्ट नहीं करता है। उधर चले जाओगे जो मेटल्स हैं, थैलियम, इन सब के साथ नहीं रिएक्ट करता है, गैलियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। उसके बगल में चले जाओगे, टिन लेड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए मैं लिखवाया हूं हैवियर मेटल। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है? सो इट रिएक्ट विथ मेटल एक्सेप्ट from the heavier metals of group number 11 to, and it forms boride with them. Boride of different composition. अब different composition जब मैं बोल रहा हूं तो आपको ये दिखेगा, देखो M3B, M4B, M5B एंड ऐसे करके लगा। एंड फिर ये B है, उसके जगह B का भी स्टोइकियोमेट्री चेंज होगा, वो B2, B3, B4, B। ऐसे करते करते बोरॉन के 60 यूनिट्स तक भी देखे गए हैं, रिपोर्ट किया गया। अब ये इतना सारा यूनिट कैसे ले पा रहा है? इतने सारे बोरॉन कैसे आ पा रहे हैं इसके नेगेटिव? डॉट 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 B60 तक के यूनिट आइसोलेट किए गए हैं अभी तक। अभी तो और भी आइसोलेट ईयर ऑन ईयर होते ही रहते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि बोरॉन एंड बोरॉन की कैटिनेशन पावर अपने पूरे ग्रुप मेंबर से सबसे ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई इनके मतलब मल्टीपल बोरॉन इन द सिंगल यूनिट कैन एग्जिस्ट। जैसे आप देखो B12 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 12 बोरॉन एक दूसरे से बॉन्डेड है, कॉम्प्लिकेटेड है बॉन्डिंग लेकिन बॉन्डेड। लिखो, मेटल बोराइड हैव complicated structure similar to many compounds of boron like B2H6, right, B12 and dot dot dot। मतलब सिंपल स्ट्रक्चर्स इनके नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया बेटा? बाकी देखो, मैंने बोरॉन के हैलाइड्स के बारे में सारी कहानी आपको पहले ही बता दी थी, उनके लुईस एसिड के बारे में, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको एंड देखते हैं क्या करते हो आप। लिखो, लिखो दो। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो डू इट। पहले लिखो, when BF3 reacts with
NaF. Tell me what will be the product and also show the bonding in it. Okay. When BCl3 reacts with H2O, when NH3 reacts with BF3, सभी का प्रोडक्ट बनाइए. When THF, what is THF? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं इसको. Tetrahydrofuran reacts with AlCl3. सभी में प्रोडक्ट बनाइए. आपके हिसाब से क्या बनने वाला है? डू इट एवरीबडी. और एक और दे देता हूं, उसको भी करिए. फिफ्थ, when sodium hydride reacts with B2H6, what will it form? आप सभी लोग करिए इसको. फोर्थ वाला क्या है बेटा? ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, वो AlCl3. बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाइए. देखते हैं कितने लोग अटेम्प्ट करो. दिमाग चलाओ अपना, कर सकते हो तुम लोग.
कर लिया? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक बात बताओ, इसको देख के तुम्हें पहले इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के मामले में दो ही तरह के रिएक्शन पढ़े, एसिड बेस एंड रिडॉक्स, ये पढ़े ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ा है। ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ हो रहा हो। यहाँ तो सिर्फ हमें एसिड बेस एंड रेडॉक्स देखने के लिए हमें सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दिखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? KMnO4 H2O2 ऐसे खतरनाक वाले स्पीशीज दिख रहे हैं? नहीं। एसिड बेस डायरेक्ट वाला नहीं दिख रहा होगा। डायरेक्ट वाला मतलब अरेनियस एसिड है। कौन सा दिख रहा है आपको? इसलिए बोल रहा था मैं। दिखा आपको लुईस एसिड एंड बेस? बताओ BF3 क्या है? लुईस एसिड। एंड लुईस एसिड है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंड NaF में ये आयनिक कंपाउंड है, F माइनस है और Na प्लस है। So this F minus have 8 electron, 2, 4, 6 and 8 negative charge. So can it donate? तो ये जो इसका फॉर्म बनेगा बेटा वो ऐसा बनता है NaBF4, ऐसे बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स क्यों बनाते हैं इधर? इसलिए बनाते so that we get an understanding that one boron is attached with 4 fluorine together. Okay? जैसे अभी ऐसा बनाते हैं ना, NaBH4, यहां पे भी BH4 यूनिट है। दिस इज अ कंपोजिट एनायन, इट इज नॉट अ मोनोएटॉमिक नेगेटिव आयन। So this structure is basically it is Na plus and this is BF4 minus, and अगर आप इसको भी ओपन करते हो तो it consists of this structure F minus donating its pair of electron to it, and at the end याद करो मैंने आपको बोला था कि लोन पेयर कभी भी कोई डोनेट करता है तो उस पे कैसा चार्ज आता है और दूसरे पे कैसा आता है? तो ये इस पे नेगेटिव और इस पे प्लस आता है, लेकिन पहले से ये क्या है बेटा? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको ऐसे लिखो इज ओके, ऐसे लिखो तो भी ओके है, और अगर ऐसे बनाते हो तो भी ओके है। चारों मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली फाइन। तीनों स्ट्रक्चर एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बात हमने लुईस स्ट्रक्चर में भी सीखी थी? So this is just the replica. So what will be the product?
NaBF4। चलो अब हाथ उठाओ, किसी ने लिखा था इसको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे यहां पे ट्राई करेंगे क्या? ऐसे आप सेकंड ट्राई करोगे क्या? BCl3 प्लस H2O का बोलो। हाँ जी, ये क्या बनेगा? BOH, OH का थ्राइस प्लस 3HCl। अब देखो मेरी बात ध्यान से देखो, यहां पे तो फ्लोरीन बिल्कुल सिमेट्रिकल था, तो एक किसी फ्लोरीन के बॉन्ड को ये तोड़ नहीं सकता, सीधे जाके जुड़ गया। लेकिन बोरॉन क्लोरीन एंड बोरॉन ऑक्सीजन में बॉन्ड एनर्जी वाइज दिस इज मच हायर, इसलिए क्या करता है? कमजोर बॉन्ड को तोड़ देता है। तो जब तीन तीन क्लोरीन यहां जुड़े रहते हैं तो H2O अपना लोन पेयर डोनेट करके इस क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ के उसको हटा देता है। Cl माइनस निकलेगा, वो इधर से जो लोन पेयर दिया इस पे प्लस आया तो H प्लस को भी लेके निकल जाएगा, इसलिए इट बिकम्स दिस। क्या ये रिएक्शन हमें देखा सा लग रहा है? कब पढ़ा था? हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स में। सो BCl3 प्लस H2O। अगेन ये पहले लुईस एसिड बेस ही होता है, बाद में बॉन्ड ब्रेक डाउन करता है। यहां बताओ, क्या ये लुईस एसिड है? तो क्या ये एसिड बेस एडक्ट बन जाएगा क्या? बिल्कुल, आप ऐसे बना के दिखा सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो NH3 प्लस एंड BF3 माइनस। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में एज इट इज। इस एडक्ट में कौन लुईस एसिड है? BF3। कौन लुईस बेस है? लुईस एसिड, एंड दिस इज लुईस बेस। डिड यू गेट इट? ओके बेटा, बिल्कुल ऐसे ये भी रिएक्शन है। ये क्या लुईस एसिड है? हाँ जी सर। ये क्या लोन पेयर वाला स्पीसीज है? ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या ये लुईस बेस बन गया? तो बिल्कुल ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। सो द स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर टू दैट ओनली, एंड यहाँ AlCl3। ये डेटिव बॉन्ड दिखाओ, और या अगर तुम्हें नहीं दिखाना है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, तो AlCl3 पे माइनस और इस पे प्लस दिखा। You can draw this way or that way. कर लिया नोट सबने? ठीक है। तो ये इनके रिएक्शन थे। अब आ जाओ, देखो बोरॉन के बारे में डिस्कशन हो गया। फिफ्थ रह गया कौन सा? ये। हाँ चलो करो, इसे क्या बनेगा इसका? बिल्कुल सही है, NaBH4। सो इट विल बी NaBH4। ये कैसे होगा NaBH4? ये क्लियर है? देख यहाँ पे B2H6 को कैसे आप देखो, जैसे ये BH3 हो। तो बताओ BH3 के फॉर्म में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना बस, और एक H माइनस आ गया, तो इसके स्ट्रक्चर को आप ऐसे दिखाओगे कि BHH 3 थे और एक H माइनस। H माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये लुईस बेस, ये ऐसे डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे वहां F माइनस बनाता था वैसे सेम स्ट्रक्चर है, सभी का मोरलेस एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सभी को क्लियर हो गया? अब अगला हेडिंग डालिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। हेडिंग डालो, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड। बेटा व्हाट इज ऑर्थोबोरिक एसिड?
ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3BO3 लिखो, ऑर्थोबोरिक एसिड, the formula is H3BO3 and the structure is BOH, OH and OH. Yes or no? बोलो, ये स्ट्रक्चर है. दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड. क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? मुझे एक बात बताओ, एसिड यूजुअली पानी में जाने के बाद क्या करते हैं? अपना प्रोटॉन रिलीज करते हैं. यस और नो? आरएनएस एसिड ऐसे ही करते हैं भाई. HCl को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? इट रिलीजेस H प्लस आयन, गिव्स अस H प्लस प्लस Cl माइनस. H2SO4 डालते हैं तो क्या होता है? 2H प्लस आयन एंड सल्फेट आयन मिलता है. इसको पानी में डालोगे तो कितने H प्लस आयन मिलेंगे? बिल्कुल नहीं. इसको पानी में डालोगे तो 3H प्लस आयन नहीं, बल्कि ये उल्टा गरीब है, बहुत गरीब. वाटर का उल्टा लोन पेयर लेकर के उसी का H प्लस आयन बाहर निकाल देता है. देख रहे हो कितना गरीब है? देख रहे हो हाइट ऑफ गरीबी. वी आर गेटिंग प्रोटॉन नॉट ऑफ दिस, वी आर गेटिंग प्रोटॉन ऑफ H2O. सो इट इज एक्सेप्टिंग. तो क्या ये एसिड नहीं है? है, लेकिन ट्रेडिशनल एसिड की तरह नहीं है. इट इज अ मोनोबेसिक लुईस एसिड. लुईस एसिड है, देखो लोन पेयर लिया और इस वजह से इस पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, यहां से H प्लस निकल गया, ये बनता है. राइट इट डाउन. लिखो H3BO3 do not furnishes proton of its own. खुद का प्रोटॉन नहीं निकालता है, यही लिख रहा हूं और क्या. H3BO3 do not furnish proton of its own, rather it behaves as monobasic Lewis acid, monobasic Lewis acid in aqueous solution. लिख लिया? लिखो इट इज वेरी वेरी वीक एसिड. बहुत कमजोर है बेटा. इट इज वेरी वेरी वीक. अब इतना कमजोर है, आगे चल करके देखो आयनिक में एक टॉपिक पढ़ाना है आप लोगों को, Ka वैल्यू, pKa वैल्यू, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा. फिलहाल अभी लिख लो हैविंग pKa क्लोज टू 9. बहुत कमजोर है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कमजोर है. CH3COOH से भी बहुत कमजोर है. pK आगे बताऊंगा pKa क्या होता है. अभी बस ऐसे ही लिख लो, P कैपिटल, K थोड़ा नीचे, A उससे नीचे, ऐसा pKa. ठीक है, विच इज 9. अब ये वैल्यू आपको आयनिक के बाद समझ आएगा कि क्या होता है. फिलहाल अभी इतना ध्यान रखना. अगर हमें इसके pKa वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा बेटर करना है, तो इस पूरे रिएक्शन को मुझे आगे ले जाना पड़ेगा. और आगे ले जाने का तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसको आप फर्दर किसी और चीज में कन्वर्ट कर दो ताकि इसकी कमी हो जाए, ताकि रिएक्शन और आगे आ पाए. देखो जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो लेफ्ट साइड कोलिजन करके राइट भी जाते हैं, राइट कोलाइड करके लेफ्ट भी आते हैं. देखो ये रिवर्सिबिलिटी का साइन डाला है ना, आगे भी जा रहे हो और पीछे. अब आप चाहते हो कि रिएक्शन आगे ही चलता जाए, तो आप प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाओ, तो इनके मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेंगे, इनके कोलिजन अच्छे होंगे नहीं. इसका हो रहा है तो ये आगे की तरफ आता जाएगा. सो अगर ये आगे आया तो मोर H प्लस देगा, मोर H प्लस देगा तो बेटर एसिड होगा. तो बेटर एसिड कराने के लिए ये जो पार्ट है ना, ये इनको फर्दर रिएक्ट कराया जा सकता है, लेकिन रिएक्ट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉलीऑल ग्रुप प्रेजेंट हो. ऑल मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज ऑल? हाँ जी,
एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, मल्टीपल एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, यहां पे ये कुछ भी हो सकता है। तो ये इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं पता है? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, H2O निकल जाता है यहां से, ओके, H2O निकल जाता है, इट गिव्स H2O फ्रॉम बोथ द साइड, इट गिव्स H2O, एसिड का OH एंड इसका H, इट इज वेरी, कभी आप लोगों ने एस्टरिफिकेशन सुना है क्या? हाँ बिल्कुल वैसा ही है, एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल फॉर्मिंग एस्टर, तो एस्टर जैसा ही स्ट्रक्चर है ये। तो प्लीज मेक दिस and write it as a note that it reacts with cis polyol। किसके साथ रिएक्ट करता है? सिस का मतलब क्या हुआ? एक ही डायरेक्शन में OH होना चाहिए, ये नहीं कि OH उस साइड हो गया, अगर उस साइड हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सो इट रिएक्ट्स विथ सिस पॉलीऑल एंड इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस आफ्टर दैट। लिखो लिखो, टू इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H3BO3, to increase the acidic strength of H3BO3 and to make it useful for analytical chemistry, क्या यूज करते हैं? इट इज रिएक्टेड विथ सिस, सिस और सिन एक ही बात होता है, SYN, सिस इज CIS, सिस और सिन SYN एक ही मतलब होता है बेटा, सेम साइड में OH रहना चाहिए, उसी को सिन या सिस बोलते हैं। सिस और सिन पॉलीऑल, पॉलीऑल POLYOL, सिस पॉलीऑल का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे OH प्रेजेंट हो, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, और वो सेम साइड में होने चाहिए। देखना, अब 2 लगाया एक पे ना, और इधर भी लगाया है, तो इधर भी इसके पास OH था, इधर भी था, ये एक तरफ भी कंबाइन कर सकता है दोनों, तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा ले रखा है ताकि ये दिखाऊं। ये देखो कॉम्प्लेक्स, अब जैसे ही तुम इसको, ये जो बना हुआ है इसको आगे लेके जाओगे, इसकी कमी पड़ जाएगी, तो पीछे जाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो हमेशा आगे आता रहेगा, तो मोर H+ आयन देगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सिस पॉलीऑल द pKa वैल्यू इज ऑब्जर्व टू बी 5, क्लोज टू 5। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नजदीक हो गया, पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत खराब था, लेकिन जैसे ही हमने सिस पॉलीऑल डाल दिया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बो, और ये IIT JEE 2007 का क्वेश्चन था, कि अभी तो चलो ऑर्गेनिक आप नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। उसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई अगर मुझे H3BO3 को एनालिटिकल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन से कंपाउंड यूज किए जा सकते हैं? तो उसने कई सारे कंपाउंड दिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एंड देन अल्कोहल नॉर्मल वाला भी दिया था, एंड सिस पॉलीऑल के भी एग्जांपल्स थे, तो उनमें से चूज करना था कौन सा बनेगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है। क्या सबको समझ में आ गया? बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? अब इनकी एक हीटिंग समझ लेते हैं, और उसके बाद एक लास्ट कंपाउंड है बोरैक्स, वो पढ़ लेंगे और हमारा कहानी खत्म। ठीक है, तो अच्छा एक काम करते हैं, बोरैक्स को अगली क्लास में कर लेंगे, अभी सिर्फ इसका हीटिंग देख लेते हैं कैसे करते हैं। लिखो, हीटिंग ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, हीटिंग ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। बात नहीं बेटा, देखो जब भी आप H3BO3 को गर्म करते हो,
तो H2O निकलता है, यानी -H2O, ये माइनस लिखा है इसलिए ताकि समझो इसमें से H2O निकालो, तो क्या बनेगा HbO2। इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। सो बेसिकली ऐसे समझ लो कि मेटा में वाटर डाल देंगे तो ऑर्थो बन जाएगा। सो हाईएस्ट कंटेंट ऑफ वाटर किस में होता है? ऑर्थो में। ऑर्थो से मेटा जाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं, और अगर गर्म करोगे तो पायरो टेट्राबोरिक एसिड बनता है। तो चलो मैं इसको ऐसे करके लिखता हूं कि इफ इट इज हीटेड फर्दर HbO2, तो बताओ H2O निकालते हैं। अब बताओ कितने H बचेंगे? B कितना बचा? और ऑक्सीजन कितना हुआ? 8 में से 1 निकल गया ना, ये बन टेट्राबोरिक एसिड इसका नाम है। और अगर टेट्राबोरिक एसिड को स्ट्रांगली हीट कर दोगे, इफ H2B4O7 इज फर्दर हीटेड, तो यहां से H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? B4O, जिसको सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या बोलेंगे? B2O3। इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वर्ड का मतलब क्या? जिससे पानी की एक एक बूंद निकाल ली गई हो, कुछ ना बचा उसके पास वाटर का, वो एनहाइड्राइड हो जाता है। डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, इसमें कहीं पे भी H नहीं दिखाई दे रहा है। H2O निकालने का कोई स्कोप अब नहीं रह गया है। सो दैट्स व्हाई वी से B2O3 टू बी बोरिक एनहाइड्राइड। ऐसे कभी आपसे पूछे कि बताओ H2SO4 से पानी निकाल लोगे तो क्या बनेगा? SO3। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड। समझ गए? तो ऐसे ये वर्ड्स इस तरह से रिलेटेड है। सो दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। टेम्परेचर जो दिया हुआ है किताबों में, पहला है 100 से 200 के बीच में ये बनता है, और ये बनने के लिए आपको 300 से ऊपर गर्म करना पड़ेगा तब ये बनता है। नोट कर लो टेम्परेचर रेंज सबके लिए। नोट करो। और ये 300 के ऊपर टेम्परेचर रहता है तो बोरेगा। निकला है ना बेटा, H2O निकला है यहाँ से, देख। H2O तो निकालेगा तभी तो ये बनेगा। मतलब हीटिंग करने से बेसिकली अगर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। अब आप कहोगे सर इसका स्ट्रक्चर तो हमें पता है, मेटाबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो, इट एग्जिस्ट इन पॉलीमरिक फॉर्म। इसका एग्जिस्टेंस पॉलीमरिक फॉर्म में होता है। इसका सिंपल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये ऐसा है कुछ कि BOH है, फिर ऑक्सीजन, फिर बोरॉन, फिर OH, फिर ऑक्सीजन, फिर बोरॉन, फिर OH एंड डॉट डॉट डॉट। ये लीनियर पॉलीमर। कभी कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है कि BOB एंड फिर O, फिर B, यहां पे O, ऐसा। ये साइक्लिक ट्राइमेटा HBO2 का थ्राइस है। देखो ऑक्सीजन 6 है ना, 1 2 3 बीच में, 1 2 3 यहां पे। तो ये इसका साइक्लिक फॉर्म है मेटाबोरिक एसिड का, ये इसका लीनियर चेन फॉर्म। ट्राइमरिक फॉर्म।
तो कहने का मतलब इसमें बी ऐसे लिंकेज करके ये एक्सटेंड करता जाता है। सो पॉलीमेरिक एग्जिस्टेंस भी है इनका, ऐसे भी है, तो इसके भी अलग अलग फॉर्म। ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, एंड मैंने आपको बताया था वैसे ही B2O3 कैसा है नेटवर्क, जैसे जैसे BNX का आपको बताया था वैसे ही ये भी क्या है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस मैं यहीं तक आपको डिस्कस करता हूँ। एक और कंपाउंड बचा रह गया है जिसको बोलते हैं बोरैक्स, और वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, बोरैक्स। एंड बोरैक्स बीड टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। यस।